नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में किसी तरह से सरकार तो बन गई। पूर्ण बहुमत के बावजूद जिस तरह से सरकार बनाने में दिक्कतें आ रही थी, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो उथल पुथल मची थी वो तो दूर हो गई। शपथ ग्रहण हो गया, मुख्यमंत्री का भी शपथ ग्रहण हो गया है और 2 उप मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन अभी तक नहीं हो पा रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार यानी और कौन कौन मंत्री बनेंगे, किस पार्टी के कितने लोग बनेंगे, किसको बनना है, इसको लेकर रस्साकशी लगातार जारी है। गुरुवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार दोनों दिल्ली आए। दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। उसके अलावा बीजेपी के तमाम और नेताओं से मुलाकात हुई, बीएल संतोष से मुलाकात हुई, पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात हुई। इस बैठक में केवल डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार आए और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं आए और दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की। बिल्कुल साफ ये जाहिर है कि किस तरह से एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने को तो राजी हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो 2 चीजों पर अड़े हुए हैं। हालांकि एक उनकी और इच्छा थी कि वो विधानसभा अध्यक्ष का पद भी ले ले, लेकिन राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष मिल गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो ये भी उनकी मांग चली गई। लेकिन अब तीसरी जो महत्वपूर्ण मांग है उनकी, वो है कि गृह मंत्रालय कम से कम उनके पास रहे, लेकिन उसकी संभावना भी बनती दिखाई नहीं पड़ रही है। और यही एक बड़ा मुद्दा है कि जिस पर वो अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनको मिले, उनकी पार्टी को, और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तो स्वाभाविक है कि उनको मिले। और इसके अलावा कम से कम 15 मंत्री का पद वो चाहते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सदस्यीय विधानसभा है, तो वहाँ 43 मंत्री बन सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको मिलाकर कुल 43 की जगह है वहाँ। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी वो पिछली बार भी थी, तो वो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उसने ली है, मुख्यमंत्री का पद भी लिया है और चाहती है कि कम से कम 21-22 मंत्रियों के पद उसके पास रहे, चीफ मिनिस्टर के अलावा। और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि कम से कम 15 मंत्री उनके अपने होने चाहिए, उनकी अपनी पार्टी के होने चाहिए। और अजीत पवार के संदर्भ में न तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के समय उनके साथ कोई दिक्कत थी, और मंत्रियों का जो संख्या है मंत्रियों की, उसमें भी कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। 10 के करीब मंत्री उनके पहले भी थे और अब भी उनको 10 के करीब मंत्री उनकी पार्टी को मिल जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और कोई विवाद भी उनका नहीं है। सबसे बड़ा विवाद जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। एकनाथ शिंदे की अब तक कोई मांग मानी नहीं गई। उनको मुख्यमंत्री से उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे देवेंद्र फडणवीस कभी मुख्यमंत्री थे और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के अंडर में बनाया गया, और अब एकनाथ शिंदे उन देवेंद्र फडणवीस के अंडर में बने हैं। तो यहां तक तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे तो गृह मंत्रालय उनके पास था, इसलिए अब गृह मंत्रालय उन्हीं के पास होना चाहिए, यानी एकनाथ शिंदे के पास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस विभाग को नहीं देना चाहती है, खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब भी गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा था, जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे तब भी गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा, यानी उनको मिला था, अपने पास क्या रखा, विभाग तो मुख्यमंत्री देता है, बांटता है। और अब एक बार फिर उनकी चाहत है कि इस विभाग को वो नहीं देंगे। लेकिन अगर ये विभाग नहीं देते हैं तो मंत्रियों की संख्या में उनको समझौता जरूर करना पड़ेगा। 15 मंत्रियों की मांग है देवेंद्र फडणवीस, माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे की। 15 मंत्री कैसे देंगे? अगर 15 देंगे तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कोटे में कटौती करनी पड़ेगी, या फिर वो कुछ अपने में कटौती कर लें और कुछ अजीत पवार के कोटे से कटौती कर लें, तो एकनाथ शिंदे की ये मांग पूरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिस तरह से नाराजगी लगातार जता रहे हैं एकनाथ शिंदे, उनकी भाव भंगिमा जो कह रही है, शपथ ग्रहण समारोह में भी और उसके बाद जब पदभार ग्रहण किया है देवेंद्र फडणवीस ने, तब भी लगातार ये बता रहा है कि बिल्कुल ये उनकी भावभंगिमा बता रही है
कि किस तरह से कितनी विवशता में, कितनी मजबूरी में उनको ये सब करना पड़ रहा है। 57 सीटें उन्होंने जीती हैं। अच्छा, जो तर्क दिया जा रहा है वो ये भी है कि जो पिछली बार 2.5 साल की सरकार चलाई है महायुति गठबंधन ने, उसमें भी विधायकों की संख्या का अनुपात कमोबेश ऐसा ही था। तब भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक थे और इनके पास 40 विधायक थे, 41 विधायक। और अब भी जब भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक हैं तो एकनाथ शिंदे के पास भी 57 विधायक हैं, उधर अजीत पवार के पास भी 41 विधायक हैं। तो अनुपात लगभग वही है, थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा। श्रेय लेने की जहाँ तक बात है, महाराष्ट्र के चुनाव में एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनकी योजनाओं का श्रेय मिला है जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई है। हालांकि ये जीत कैसी हुई है, विपक्ष की माने तो ये पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया को जिस तरह प्रभावित किया चुनाव आयोग की मदद से, ईवीएम मशीनों की मदद से, उसकी वजह से जीत हुई है। खैर, इसकी तो जांच हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रहा है विपक्ष, आंदोलन की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी की स्थिति में सरकार तो बन ही गई है। अब इस पर जांच में क्या पता चलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है और उसके बाद फिर आंदोलन का क्या प्रभाव होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि महायुति की सरकार है वहां पर। लेकिन जिस तरह से महायुति के घटक दलों के बीच, खासतौर से एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी का तालमेल नहीं दिख रहा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि एकनाथ शिंदे बहुत दिनों तक इस सरकार के साथ शायद ही रह पाए। हालांकि एक बात और है, शिंदे रहें या ना रहें, सरकार तो बनी रहेगी। सरकार पर कोई संकट तभी आ सकता है जब अजीत पवार भी वहां से हटे। तो अजीत पवार भी रहेंगे, कब तक रहेंगे? और आगे चलकर चूंकि जो महाविकास अघाड़ी है उसके पास भी विधायकों की संख्या उतनी कम नहीं है कि अगर ये दोनों दल मिल जाते हैं तो वो उनके समर्थन से आकर एक दूसरी सरकार ज़रूर बन सकती है। ये स्थितियां हैं। तो ये इन स्थितियों को भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है, एकनाथ शिंदे भी समझ रहे हैं, अजीत पवार भी समझ रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी एकनाथ शिंदे के ऊपर लगातार इतने दबाव नहीं डालेगी कि वो उन दबाव के बोझ से दबते जाएं और फिर अचानक विद्रोह कर जाएं। अचानक विद्रोह करने का मतलब यही है कि वो निकल सकते हैं महायुति से। अच्छा, दूसरी बात ये भी कि एकनाथ शिंदे पर जिस तरह से दबाव उनकी पार्टी के नेताओं का भी पड़ रहा है, एक पहली बात तो मुख्यमंत्री के लिए लगातार दबाव बनाया गया कि मुख्यमंत्री पद से नीचे कोई चीज़ लेनी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब उनकी पार्टी के नेताओं का भी दबाव है कि कम से कम गृह मंत्रालय तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में एकनाथ शिंदे के ऊपर अपनी पार्टी के नेताओं का, खुद का तो जो है ही है, अपनी पार्टी के नेताओं का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है कि आप कितना समझौता करेंगे। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए और आपके नेतृत्व में आपकी योजनाओं के चलते यहाँ जीत मिली हुई है और आप ही जो है वो हर तरह से दबते चले जा रहे हैं। तो ये स्थितियां बता रही हैं कि किस तरह से सरकार का गठन 23 नवंबर को परिणाम आए हैं और सरकार बनते बनते 2 हफ्ते के करीब हो गए, 12 दिन के बाद सरकार बनी और अब 20 दिन बीतने जा रहे हैं। अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये विस्तार हो सकता है, लेकिन कब तक होगा? अभी तक महाराष्ट्र की सरकार 1 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के भरोसे चल रही है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के पास भी कोई विभाग नहीं है कि किसके पास क्या है। तो इन अराजक स्थितियां एक तरह से बनी हुई हैं सरकार को लेकर। तो सरकार तो बनी है, लेकिन किसके पास कौन सा विभाग है, इसको लेकर अफरा तफरी अभी भी बनी हुई है और जल्दी सुलझने की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।